सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज है आपका दिवाली और दिवाली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन मेरे मित्र, दिवाली के साथ साथ आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में अपने तैयारी को भी कंटिन्यू रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के इस सेशन में हम लोग आप सबों का मोस्ट डाउटफुल चैप्टर लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, बार बार गलती होती है, उसी को हम लोग टैकल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और जो साइन कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर मेरे मित्र महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि आपका 2022 एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी पैटर्न के हिसाब से आपको आगे भी तैयारी करनी है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इस सेशन के जो भी बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि अभी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे दिवाली ऑफर चल रहा है। 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक आप बिना किसी कूपन कोड के हमारे साथ एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में केवल और केवल 249 में इनरोल हो सकते हैं और मिशन 2025 में आप केवल और केवल 399 में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच क्या है, इसमें हम आपको क्लास 9th और 10th के जो भी पोर्शन है उसका पूरा लाइन वाला डिस्कशन करा रहे हैं, एक एक चैप्टर का थ्योरी विथ न्यूमेरिकल। और मिशन 2025 में हम आपको इस बैच के साथ साथ साइंस फाउंडेशन की भी जो वीओडी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 2 लेयर में चीजें मिलती है और आपको यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट मिलती है। तो आप अपने इच्छा अनुसार आपकी जो भी कमजोरी है हमारे साथ जुड़ करके अपने तैयारी को एक नया दिशा दे सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर इससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और हमारे बहुत सारे मित्र न्यूमेरिकल से लेकर के डरते रहते हैं, न्यूमेरिकल को लेकर के परेशान रहते हैं। जबकि मेरे मित्र न्यूमेरिकल परेशान करने वाला चीज नहीं है, न्यूमेरिकल समझने वाला चीज है। याद रखना कि लाइट से संबंधित, लाइट चैप्टर से संबंधित, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल और केवल क्या होनी चाहिए? साइन कन्वेंशन और इसके जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उस पे कमांड होना चाहिए। बात बाकी की तो मेरे मित्र आप क्वेश्चन को फूंक देंगे उड़ जाएगा और यकीन मानिए कि इस सेशन के बाद से आप मिनटों के सवाल को सेकंडों में करेंगे। अब ये साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी क्या है मेरे मित्र? साधारण तौर पे आप सभी ध्यान में रखना कि आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग गोलीय दर्पण में परावर्तन की बात करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप कहते हो कि गुरुजी प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी ऊपर बन जाता है, कभी नीचे बन जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी अवतल दर्पण के संरचना की चर्चा करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कुछ इस तरह का होगा अवतल दर्पण, ये इसका क्या होगा? पोल, ये क्या होगा? फोकस, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। ठीक है। और अगर हम उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये होगा, ये इसका पोल होगा, ये इसका फोकस होगा और ये क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जब भी हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो एक लाइन ये कहेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे कि देखो, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या है? आप सभी कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा है। और आपको तो मैंने कई बार बताया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? सर ये ने जाएगा। तो मेरे मित्र आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी, आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी सब क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ये सब क्या होंगे? धनात्मक। अब ध्यान रखना कि दर्पण में चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, जो भी दूरी मापी जाएगी कहां से? सर ध्रुव से। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। तो ये चीज आप सभी ध्यान रखेंगे कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो मेरे मित्र अगर ये हमारा पोल है, ध्रुव है, तो आप सभी कहेंगे इधर जितनी भी लाइट जाएगी वो सब के सब क्या होगी? पॉजिटिव। अब मेरे मित्र अगर हम पोल से इधर आए, आप इधर जा रहे थे, हम इधर आए, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। तो ये वाला दूरी आपका पॉजिटिव और ये वाला दूरी निगेटिव। देखो कि एक एरो का साइन उधर है और दूसरा एरो का साइन इधर है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी आप कहेंगे पॉजिटिव, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, निगेटिव।
मेरे मित्र याद रखो कि अगर हम अवतल दर्पण में बात करें पोल की, तो पोल कहां पे है? आप सभी कहेंगे इधर है। मैंने क्या बताया कि दर्पण में सभी दूरी, यहां पे इस चीज को आप मेंशन करो, दर्पण में सभी दूरी, दर्पण में दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। यानी कि ध्रुव क्या हुआ? ओरिजिन पॉइंट हुआ। अब ध्यान दो आप सभी कि ये आपका पोल, और यहां पे मान लो कि फोकस है, तो आप कहोगे कि चलो सर हम यहां मान लेते हैं कि हमारा फोकस हो, तो आप ध्रुव से किधर आए? ध्रुव से किधर आए? तो आप सभी कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा ये है, और ध्रुव से हम आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे पोल है, तो पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी आप कहेंगे फोकस दूरी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि सर आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है। अब मेरे मित्र मान लो कि यहाँ पे वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। तो आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, तो हम पोल से इधर चलेंगे, पोल से इधर चलेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, इसीलिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? आप कहेंगे निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। मेरे मित्र ध्यान देना, ये हमारा वस्तु देखो यहां रखा हुआ है, ये हमारा क्या है? वस्तु है। ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए समझो, ये हमारा वस्तु है चिला। ठीक है। तो जब ये हमारा वस्तु है, तो वस्तु यहां है, अब वस्तु दूरी भी ध्रुव से मापी जाएगी, तो आप ध्रुव से इधर आएंगे, तो आप सभी कहेंगे आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जाएंगे, इसीलिए अवतल दर्पण में वस्तु दूरी आप सभी कहेंगे गुरुजी निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। अब ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में तो केवल एक ही केस में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और वो भी क्या होता है? काल्पनिक। तो जब प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन रहा होगा, तब तो हम लोग कहेंगे कि सर काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में हमारा प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? आप सभी कहेंगे कि सर दर्पण के सामने ही बनता है, और उल्टा होता है, वास्तविक होता है। तो मेरे मित्र वास्तविक प्रतिबिंब के केस में मान लो कि ये आपका इमेज है ए डैश और बी डैश, तो इसको आप पोल से इधर मापोगे तो क्या कहोगे? आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो याद रखना अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब दूरी होता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? ऋणात्मक। और बस यही चीज आप लोग याद करते रहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है, वस्तु दूरी निगेटिव होती है, प्रतिबिंब दूरी निगेटिव होती है। तो बस समझने की बात है कि ये सब दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरी आप कहेंगे आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में होगी। दैट्स व्हाई दे ऑल आर निगेटिव, इसीलिए सब के सब क्या है? ऋणात्मक है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि सर यहां भी सभी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, और ये देखो कि ये हमारा आपतित प्रकाश की दिशा है। तो अगर हम कह दें कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो आप कहेंगे इस दिशा में जो भी दूरी होगी सब धनात्मक होगी, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। तो मेरे मित्र इसीलिए तो मैंने लिखा है कि अब देखो पोल से इधर आएंगे तो फोकस दूरी, पोल से फिर इधर आएंगे तो आप कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या। तो याद रखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है। वस्तु दूरी जब भी रखाएगा वस्तु तो यहां रखाएगा, और वस्तु दूरी मापने के लिए आप ध्रुव से इधर आएंगे आपतित प्रकाश के विपरीत, तो सर निगेटिव होती है। और प्रतिबिंब दूरी आप सभी कहेंगे सर ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो बस ये दोनों पॉइंट आप सभी याद रखिएगा। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला हैं जो कि आप सबों को रटा हुआ होगा, और मेरे मित्र जो क्वेश्चन करेंगे एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक, और यकीन मानिए कि इसी टाइप के सवाल भर भर के पूछे गए हॉल शिफ्ट में, पूरे के पूरे आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें। अब ध्यान देना कि महत्वपूर्ण फॉर्मूला में पहला तो आप सबों को मालूम है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप सभी कहेंगे जब सर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी। कोनो मसला है? नहीं है। अब दर्पण सूत्र याद रखना आप सभी कि दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और मेरे मित्र ये वाला फॉर्मूला आप सभी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा डिट्टो सवाल पूछा गया कि फोकस दूरी किसके बराबर होती है, तो आप सभी कहेंगे vu/u प्लस v। कुछ नहीं है चिल्ला, ये जो आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, इसी का आप एलसीएम लो, तो आप कहेंगे एलसीएम थोड़ी आएगा, गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो vu, ऊपर में आप कहेंगे u प्लस v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो vu/u प्लस v आ जाएगा। याद रखना आवर्धन की बात करेंगे तो -v/u और m इक्वल टू hi/ho।
ये एच आई क्या है, याद रखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है। एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच ओ क्या है, आप सभी याद रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई। क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, अब यहां पे भी तो आप सभी कहेंगे ये जो भी है सर, ये भी हमारा प्रतिबिंब दूरी को बता रहा है। भी किसको बता रहा है, प्रतिबिंब दूरी को। यू किसको बता रहा है, वस्तु दूरी को। मेरे मित्र एक चीज आप सभी ध्यान रखना कि दर्पण से संबंधित जब भी हम आवर्धन की बात करेंगे तो जो भी बटा यू होगा वो माइनस होगा। हम क्या पढ़ेंगे, माइनस भी बटा यू। दर्पण के आवर्धन से संबंधित जब भी चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे सर आवर्धन इक्वल टू हो जाएगा माइनस भी बटा यू। अब यहां पे आप सभी याद रखेंगे एक स्पेशल फॉर्मूला, जब आपके क्वेश्चन में फोकस और वस्तु दूरी दी हुई रहे, जब आपके क्वेश्चन में फोकस और वस्तु दूरी दी हुई रहे, तो मेरे मित्र दर्पण के लिए जो आप आवर्धन का फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आप सभी याद रखना, m इक्वल टू एफ बटा एफ माइनस यू। ध्यान से समझना कि जब आपके क्वेश्चन में फोकस दूरी और वस्तु दूरी दिया हुआ रहे, तब जो आवर्धन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर m इक्वल टू एफ बटा एफ माइनस यू। इसको कंठाग्र कर लेंगे, कई जगह पे छात्र मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि गुरुजी ये सब तो हमको पता था, इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी लेवल के पूछे गए हैं। अगर आप सही से चीजों को एनालिसिस करते हैं और मेरे मित्र इस सेशन को पूरा अंत तक देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आज के बाद से आपको आपके जीवन में प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ये सर 7 जन्म तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आपने ये दो बातें सेट कर ली है मेरे मित्र, ये दो बातें सेट कर ली है, तो अब आइए आप अपने सवाल पे और देखिए लल्लू लाल सा सवाल आपसे पूछ रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान रखना जीरो से एडवांस तक हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन को मैंने अरेंज ही ऐसे करा है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस क्या होगा। क्या कहोगे कि सर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस सेंटीमीटर, अभी हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और फोकस आप सभी कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, तो माइनस 12/2। बताओ चला राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए होगा। बस साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण कह रहा है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी सर, निगेटिव होगी। फोकस दूरी निगेटिव होगी। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी निगेटिव होगी। मेरे मित्र आगे ध्यान दो, अगला सवाल कि किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान से समझना कि ये हमारा अवतल दर्पण है, चला ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फोकस जो है वो ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा मेरे भाई, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, 16 दूना 32। अवतल दर्पण की बात करी जा रही है, आप सभी कहेंगे सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना कि यहाँ पे अवतल दर्पण की बात करी गई है लेकिन कहीं पे भी माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे सर हमारा जो आंसर आएगा वो तो हम सबों को मालूम है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो हम -16 करेंगे तो ये -32 आएगा, जो ये बता रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या होगी वो ध्रुव से क्या होगी, विपरीत डायरेक्शन में होगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 32 सेंटीमीटर का। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस क्या कहिएगा कि सर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो धनात्मक होती है और F इक्वल टू R/2, वक्रता त्रिज्या 15 है और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -7.5 दें कि +7.5 दें, सर उत्तल दर्पण की चर्चा करी जा रही है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैंने आपको बताया और सवाल पूछा गया है क्या कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी, आप सभी कहेंगे अभी ये बताए हैं F इक्वल टू VU बटा U प्लस V होगा। राइट आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप VU कह लो या U भी कह लो, जो कह लो, आप UV भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चला आप UV भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या कहिएगा कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 × 2 कितना होगा, आप सभी कहेंगे 4 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो कोई लाग लपेटा ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6
क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। 26 सेंटीमीटर से परे स्थित किसी बिंदु पर, 24 सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर। अब जैसे ही इस टाइप का सवाल आए तो सर मूर्ख स्टूडेंट की तरह आपको इसको सॉल्व नहीं करते रहना है। आपने चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा कंसेप्ट लिया है और मैंने आपको पीछे के सेशन में प्रतिबिंब कैसे बनता है बता रखा है, और अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सभी जाकर के देख लेना। मैंने आपको क्या बताया है कि चला अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि सर जो हमारा क्वेश्चन है आप गौर से देखो, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, ये क्या होगा वक्रता केंद्र। कह रहा है कि वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी कितना होगा चला 12 सेंटीमीटर होगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। वस्तु को कहां रखा गया है सर 26 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर आगे, 24 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर आगे। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर वस्तु यहां रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप कहेंगे ये जो फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और ये वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर होगी, तो 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच बनेगी। याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और क्वेश्चन तो वही है कि वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। तो ऐसे सवाल जहां पे भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इस तरीके से मेंशन हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी बिना किसी कैलकुलेशन के, अगर हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो प्रतिबिंब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है, ऐसे सवाल को बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर -20 सेंटीमीटर है मतलब क्या हुआ, ये अवतल दर्पण है और कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा कितना। आप सभी कहेंगे सर 20 का आधा 10 होगा, लेकिन ध्यान रखना है प्लस की माइनस, तो आप कहिएगा सर वक्रता त्रिज्या जब माइनस है तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोकस दूरी भी क्या होनी चाहिए, आप कहेंगे माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। मेरे मित्र अब परंपरागत जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं कि सर मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, इससे अगर जरा सा आप हट के सोचोगे तो अभी जस्ट आपने देखा है कि f = vu बटा क्या होता है सर जी u + v। तो आपके क्वेश्चन में अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो u = -12 सेंटीमीटर दिया है। अब फिर क्या कह रहा है, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि v = हमारा -18 सेंटीमीटर है। चला आप सभी ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे -12 × -18 अब बटा क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी -12 × -18 vu और u + v है, तो हमारा -12 और फिर प्लस और ये कितना हो जाएगा -12। आप क्या कहेंगे कि सर जी f = -12 -18, ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना कि ये आपका माइनस u 12 सेंटीमीटर है, ये 18 होगा चला, ठीक है। तो आप कहेंगे -12 ± -18, ठीक है, और f = -12 × -18, और मेरे मित्र ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना 30, माइनस माइनस कितना प्लस, और ये कितना हो जाएगा 30 -30। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि ये जो हमारा 12 है ये 6 बार में कट जाएगा, 2 × 12 और 15 × 30, सर 3 × 18, 3 × 5 15, ठीक है। और आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 बटा ये माइनस और ये माइनस तो ऐसे ही कैंसिल चला, ठीक है, 36/5, इसके साथ माइनस साइन रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी ये हमारा लगभग 7.2 के समथिंग आएगा, और माइनस साइन लगा दीजिए, 5 दूना 10, 7 × 5 = 35, 36। तो जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा,
आप सभी कहिएगा -7.2 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे भी ले सकते हो बगैर किसी मसला के, बगैर किसी लाग लपेटा के। चलें आगे, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी सर कितनी है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। उससे 60 सेंटीमीटर की दूर पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका कितना हो, कितना दूरी पर, -60 सेंटीमीटर। कह रहा वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल। यहाँ पे हमें मिरर फॉर्मूला लगाना होगा, 1/f = 1/v + 1/u। देखो 1/-v कर दें, ये सॉरी 1/-20, और आपको क्या निकालना है सर, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। आप कहेंगे 1/-60 + 1/u। देखिए सर 1/-20 है ना आएगा, तो आप कहिएगा सर प्लस हो जाएगा, और ये 1/u हो जाएगा। अब 20 से कम 20, ठीक है। अब 20 तिया 60, एलसीएम लीजिएगा तो 60 ही होगा। 20 तिया 60 प्लस आप कहेंगे 1/u, 3 माइनस आप कहेंगे -2/60, 2 एकम 2, 30 दूना 60, 1/u हो जाएगा। और यही छिला जी u = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे -30 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस साइन कन्वेंशन मालूम है, चिन्ह परिपाटी मालूम है, धुआं छुड़ा देंगे आप क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। अब बहुत सारे मित्र सोचेंगे कि सर 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, हाँ, और अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस कितना, आप कहिएगा -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ध्रुव से कितना दूरी पर रखा जा रहा है सर, -5 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमसे आवर्धन पूछा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ हम वस्तु दूरी दिया हुआ है तो प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी हम आपको बताए हैं इसी सेशन में कि जब आपके क्वेश्चन में फोकस और वस्तु दूरी दिया हुआ रहे तो सर फॉर्मूला आप सीधे f/f - u लगा लेना, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के। ये चीज ध्यान में रखना। अब आप क्या कहोगे भाई साहब कि सर जी यहाँ पे फोकस दूरी -2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ध्यान दो, अच्छा जब फोकस दूरी -2.5 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर आवर्धन 1 होगा। इसलिए क्योंकि फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। और कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जा रहा है, तो वस्तु को सर वक्रता त्रिज्या पर यानी वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है। और वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु सर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनाता है। और आकार में क्या होते हैं सर, वस्तु के आकार के बराबर होता है। आवर्धन का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये तो हमारा थियोरिटिकल कंसेप्ट था कि सर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो यही हो जाएगा। सर न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या होगा देख लो ना, -2.5 आप कहेंगे -2.5, फिर माइनस, ध्यान दो ये हमारा कितना है, आप सभी कहेंगे -5 सेंटीमीटर। चला -2.5, और ये देखो कि -2.5 माइनस माइनस +5, क्या कहोगे कि सर -2.5 प्लस माइनस, आप कहेंगे सर -5 में से 2.5 जाएगा, 2.5 ही बचेगा, कट के कितना आया, आप कहेंगे सर झोलाझार बिहारी पार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। और ऐसे भी कह सकते थे कि 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, वस्तु को 5 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, मतलब फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु हमेशा समान आकार की प्रतिबिंब बनाती है। दैट्स वाई सर आवर्धन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आवर्धन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। नहीं बनेगा ये सवाल, आसानी से बनेगा। सर उत्तल दर्पण, दर्पण कोई भी हो चलेगा हमारा। क्या कह रहा है कि सर फोकस दूरी इसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर देख लो ना, चला उत्तल दर्पण है तो धनात्मक, सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है, -18 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। तो क्या कहिएगा कि आवर्धन का वैल्यू तो हम लोग f/f - u से निकाल लेंगे। सर आप कहेंगे कि ये हमारा 9 सेंटीमीटर, 9 माइनस आप कहेंगे -18, देखो राजा यहाँ पे 9 + 18, 9/27, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27। सर आवर्धन तो 1/3 होगा,
और उत्तल दर्पण ऐसे भी वस्तु का क्या करेगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो आप क्या कहिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलें आगे, देखो अगला सवाल कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। देखो चिल्ला, क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, ठीक है, जो विद्यार्थी देख के हदर जाएगा, जबकि एकरा में कोई दमे नहीं है। ये अब तक कोई उत्तल दर्पण है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसे वक्रता केंद्र C से आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब क्या हुआ कि सब खेल खेल लूं, उर्दू में नहीं खेल लूं। ये देखो चिल्ला, ये देखो कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी, तो आपको मैंने बता रखा है कि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर दर्पण के लिए अभिलंब का काम करेगा। और जब वक्रता केंद्र के अनुदिश आ रही है तो वो ऐसे ही चला जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए ये जो पीसी है वो कितना होगा। ठीक है, तो जब सर इसका वक्रता त्रिज्या पी से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दिया ही गया है, तो सर पीसी जो है, जो आपका मतलब पीसी का वैल्यू है वो भी क्या होगा, आप कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर ही। इसमें तो हमको कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना था, सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है, बाकी दम इसमें कुछ भी नहीं रहता है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आप बताओ सवाल ही ना बनेगा। इस सवाल को हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। सर सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3.0 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया। यदि इसे 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ना बनेगा। पहले तो इतना बड़ा का जो सवाल दिया गया है इसमें जो जो डाटा है उसको लिख लो। कह रहा है कि आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3.0 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। तो सर फोकस दूरी हमारा -3 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि यदि इससे 4 मीटर की दूरी पर, मतलब सर 4 मीटर की दूरी पर वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब दूरी हमारा कितना है, -4 मीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। चला जी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु की ऊंचाई HO इक्वल टू वाट, ठीक है। उसके बाद वस्तु की दूरी U इक्वल टू वाट, और फिर आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू वाट। ये सब आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब वस्तु दूरी पूछा जा रहा है तो एक अगर हम वस्तु दूरी निकाल ले तो हमारा सारा मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप लोग लेंस फॉर्मूला, सॉरी दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f यानी कि 1/-3, 1/v 1/-4 प्लस 1/u। ध्यान दो कि 1/-3 है, ये इन्हें आएगा तो आप कहिएगा सर ये +4 हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो आप कहेंगे 4, ये 1/u। सर ये क्या होगा, 4 तिया 12, 3 चौका 12, तो -4 प्लस 4 तिया 12, आप कहेंगे 3, 1/u। प्लस माइनस कितना होगा चला, आप सभी कहेंगे सर माइनस हो जाएगा, तो -1/12 इक्वल टू 1/u। ध्यान दीजिएगा u इक्वल टू आपका -12 मीटर आ गया। u कितना आ गया, -12 मीटर। तो एक कहानी खत्म, एक कहानी खत्म। सर यहाँ पे u का वैल्यू -12 मीटर आ चुका है। अब आप सभी कहेंगे कि सर जी हमरा से तो आवर्धनो पूछा है, आवर्धन इक्वल टू -v/u तो आपको हम बता रखे हैं, तो माइनस साइन रहने दीजिए। प्रतिबिंब दूरी आपका -4, वस्तु दूरी आपने निकाला -12, ये और ये कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12। सर आवर्धन का वैल्यू कितना आ गया, आवर्धन का वैल्यू सर जी 1/3 आ गया, ऋणात्मक में होगा, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऋणात्मक 1/3 होगा। ठीक, अब वस्तु की ऊंचाई भी पूछा जा रहा है, तो मेरे मित्र अभी तो आपको हम बताए हैं कि m इक्वल टू HI/HO होता है, तो आवर्धन -1/3 है। HI आपका कितना है सर जी, 80 सेंटीमीटर। HI कितना है, 80 सेंटीमीटर। और मेरे मित्र HO आपको निकालना है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई निकालना है। आप सभी कहेंगे कि सर HO इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा सर -240, या हम लोग सॉरी यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, सिंपल कहेंगे HO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर, जिसको हम 2.4 मीटर लिख सकते हैं। और इसमें 2 ही ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक है चला, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में ही 2 ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक है।
ए में है 2.4 मीटर, 6 मीटर और 1/3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, तो वस्तु की ऊंचाई आपने 2.4 मीटर निकाला, सही है। सर जो वस्तु की दूरी है वो 12 मीटर है और जो आवर्धन है वो 1/3 है, इसीलिए चिल्ला राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? कांच की पट्टी ये रहा और इस पे कोई अभिलंबवत गिर रहा है प्रकाश की किरण, आप सभी कहेंगे जैसे गिरा है वैसे ही चला जाएगा और यहाँ पे कोई आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं बनेगा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन कितना होगा? 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो फिर से वही सवाल, m इक्वल टू एफ बटा एफ माइनस यू। देखो फोकस दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर और जो आपका वस्तु दूरी है वो क्या है? अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तब -12। देखो -18 -18 प्लस 12, -18 प्लस माइनस कितना होगा? चला आप सभी कहेंगे सर जी -6, कितना होगा? -6 और ये आपका माइनस और माइनस कैंसिल, 6 18, आप सभी कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान देना, हड़बड़ाना नहीं कि सर अवतल दर्पण है, धना मैग्निफिकेशन तो हमारा ऋणात्मक होना चाहिए। मेरे मित्र सवाल भी तो देखिएगा, सवाल भी तो देखिएगा कि कह क्या रहा है। ई है अवतल दर्पण का पोल, ये है फोकस और ये क्या है? वक्रता केंद्र। कह रहा है कि वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, चला जी वस्तु की जो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है और दर्पण वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, मतलब वस्तु जो है वो पोल और फोकस के बीच रखा जा रहा है। आप क्या कहिएगा? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगा तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण में और काल्पनिक होगा, तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, यह लगी आवर्धन का वैल्यू +3 आया, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब यहाँ पे भी आप वस्तु दूरी निकालो, प्रतिबिंब दूरी निकालो, इतना करने कोई झंझट नहीं। सर वस्तु जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबी है, HO इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, F इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई HI इक्वल टू व्हाट? आप सबों को मालूम है कि M इक्वल टू HI बटा HO होता है, इसी सेशन में आपने देखा। फिलहाल हम M इक्वल टू F बटा F माइनस यू करेंगे और -16 बटा -16 और ये माइनस है यहाँ पे, तो चला माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, कोई समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो m इक्वल टू -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर -8 और ये 8 दूना 16 -2, आवर्धन कितना? -2 आया। तो आप सबों को मालूम है कि m इक्वल टू क्या होता है? HI बटा HO होता है। तो भैया यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 इक्वल टू HI हमको निकालना है, HO 2.5 है, तो चला जी HI इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताओ मिनटों के सवाल सेकंडों में सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर सर मिनटों का सवाल सेकंडों में सॉल्व हो रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे मित्र, ये ध्यान में रखिएगा। चलें आगे, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी? पहला चीज तो अवतल दर्पण है, तो आप सभी कहेंगे प्रतिबिंब तो हमारा यहाँ पे उल्टा ही बनेगा, लेकिन सवाल ये है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब मेरे मित्र 1 सेंटीमीटर आकार वाला वस्तु है, यानी कि HO आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है सर? -16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और सर इसकी ऊंचाई क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि सर m इक्वल टू हम F बटा F माइनस यू लगाएंगे, F बटा F माइनस यू लगाएंगे, -16 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 सर -16 और आप क्या कहिएगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 दूना 16, आवर्धन तो यहां भी 2 आनी है। बस यहाँ पे आप सभी कहेंगे कि चूंकि सर जी m इक्वल टू हम
एच आई बटा एच ओ भी लेते हैं, m इक्वल टू एच आई बटा एच ओ भी लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि दो दो इक्वल टू क्या होगा, दो इक्वल टू क्या होगा, आप सभी कहेंगे एच ओ हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो एच आई इक्वल टू हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेरे मित्र इसी पैटर्न पे लगभग सवाल पूछे गए हैं और यही चीज आपको ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और आवर्धन, फोकस दूरी का संबंध क्या होता है वक्रता त्रिज्या के साथ, मेरे मित्र मामला खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर लिया है तो मुझे यकीन ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।